हाय फैमिली, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे भाई। सर, दिस वीडियो, even if you don't know Hindi, no doubt my explanation will be Hindi. I have made such arrangement that by reading this slide you can understand it. तो जो जिसको हिंदी नहीं आती उनके लिए मैंने अरेंजमेंट कर दिया बॉस, और जिसको आती है वो हमारी जो वीडियो आएगी टैक्सेशन के ऊपर, ये 3 वीडियोस आएंगे सर। आपका पहला इन्वेस्टर्स के ऊपर रहेगा, सेकंड वीडियो जो रहेगा ट्रेडर्स के ऊपर रहेगा, थर्ड थोड़ी चीज़ें हैं जो ये 2 में नहीं आएगी वो आएगा, और फोर्थ वीडियो अगर तुम लोग के FAQs आते हैं कि भाई सर इस पर कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो फोर्थ वीडियो में आ जाएगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट कर लेते सर। आज का जो रहेगा सेशन या टॉपिक है वो इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेशन। अच्छा, फॉरेन में भी जो बंदे इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन की कंपनियों में बाहर देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनका क्या कैसे वो सब भी हम बात करेंगे। उनके डिविडेंड आता है तो क्या होता है या क्या नहीं, कैसे कैसे क्या कि कितना अमाउंट अपन कर सकते हैं इन्वेस्ट बाहर देश में, वो सब प्रोविजन भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि ये टोटली इन्वेस्टर्स के लिए है और फॉरेन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अभी तक अगर नहीं किया तो अब ये वीडियो के बाद देख के आप उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, है तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर। 3 तरीके की इनकम रहेगी आपकी, समझ रहे हो? मतलब 3 तरीके से आपकी जो इक्विटी की रहेगी, जैसे डिविडेंड इनकम एक हो गई, या जब बेचोगे खरीदोगे तो उसमें या तो गेन होगा या लॉस होगा। तो गेन क्या होगा? अगर आपने जो परचेस खरीदा है, अगर वो सेल प्राइस आपने अब 100 में खरीदा, आपने 120 में बेचा, तो 20 रुपये का कैपिटल गेन हो जाएगा। अब कैपिटल गेन कैसे निकालना वो हम आगे देखेंगे। परचेस प्राइस से आपने 90 में बेच दिया वो 100 में खरीद के, तो आपको कैपिटल लॉस हो जाएगा। ये क्लियर है? 3 तरीके हुए। अब पहला हम देख लेंगे डिविडेंड इनकम, टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ट्रीट करते हैं सर। आपके एप्लीकेबल स्लैब रेट्स रहते हैं, वो थर्ड पार्ट में आ जाएगा। क्या क्या स्लैब रेट रहते हैं इंडिविजुअल के, HUF के और अदर देन इंडिविजुअल के, ठीक है ना। अब जो रेसिडेंट शेयर होल्डर्स है उनके लिए जो डिविडेंड इनकम है या इनकम फ्रॉम जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं सर, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी टैक्स TDS लगेगा, 10% काटेगी। अब वो TDS कितना कटता है? अगर आपका 5,000 से ज़्यादा आपको आता है अमाउंट, अगर कोई म्यूचुअल फंड या किसी से एक डिविडेंड इनकम आपकी 5,000 से ज़्यादा आता है, तो कंपनी या म्यूचुअल फंड वाले आपके 5% TDS काट देंगे। अब ये TDS आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम आपका सेट ऑफ हो जाएगा, अगर टैक्सेबल इनकम है, नहीं तो आपको रिफंड हो जाएगा टैक्स और, ठीक है ना। जो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स, उनको 20% काटा जाता है। तो जाती नहीं हो रही है आपके साथ। देखो, जो नॉन रेसिडेंट है उनको आपसे डबल लिया जा रहा है वसूली, ठीक है, ताकि वो भाग ना जाए। अब डिडक्शन, खर्चा क्या एक्सपेंस आप डिडक्ट कर पाओगे जब आप डिविडेंड इनकम बताओगे? तो सिर्फ एक ही खर्चा डिडक्ट कर पाओगे भाई इसमें। आप जो ब्याज पे आपने लिया है, सपोज आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, तो वो 1 लाख रुपये आपने कहीं से ब्याज पे उठाए हैं, इंटरेस्ट पे उठाया है, तो वो इंटरेस्ट आपको क्लेम कर सकते हैं। बट वो भी अगर आपको 10,000 क्या कहते हैं उससे इनकम आती है डिविडेंड की, तो आप उसका 20% 2,000 मैक्स इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट आपका 4,000 रुपये, तो आपको 2,000 ही मिलेगा डिडक्शन। आपका 1,000 रुपये का इंटरेस्ट है तो आपको 1,000 रुपये का ही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, ये याद रखो, राइट। हाँ, एंड कोई अदर एक्सपेंस इसमें नहीं मिलेगा। जैसे आप शेयर्स जब बेचोगे तो उसमें आपको ये मिल जाता है, कमीशन या रेमुनरेशन पेड टू बैंकर, ब्रोकर, ये सब अलाउ हो जाते हैं, बट डिविडेंड इनकम में ये अलाउ नहीं होता, ठीक है ना। और जब बात आती है एडवांस टैक्स की, एडवांस टैक्स का 3rd वीडियो में आएगा, उसके बारे में बात करना है आपके साथ, तो वो पॉइंट अभी यहाँ नहीं देखेंगे। अब डिविडेंड ये तो हो गया आपको, ये इंडियन कंपनीज या इंडियन म्यूचुअल फंड से आता है, तो आपको इनकम, तो उसका प्रोविज़न हमने ये देख लिया। नेक्स्ट जो आपको फॉरेन कंपनी से आता है, तो वो भी सिमिलर प्रोविज़न है, बट उसमें एक चीज़ देख लेना बॉस, ये वाला डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट रहता है, DTAA। तो ये क्या होता है, अपने भारत सरकार दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक एग्रीमेंट रहता है, ताकि अगर वहाँ पे टैक्स हो रहा है तो यहाँ पे वो
टैक्स ना हो, वो अवॉइडेंस के लिए बनाया जाता है। तो अराउंड 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अपना एग्रीमेंट है, आपके यूएस यूके सबके साथ है, ठीक है ना। तो आप यूएस के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक देखना रहेगा। वो तो सर आप जब आप सीधी से एज अ फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें क्या करोगे आप, जब आईटीआर डालोगे एटलीस्ट इसमें एक प्रोफेशनल की हेल्प ले लेना ताकि वो टैक्स कंप्यूटेशन के टाइम आपको अच्छे से हेल्प कर पाए। अब इसके बेनिफिट अगर आपका देखो 2 बार यहाँ भी पे करना पड़ रहा है और वहाँ भी पे करना पड़ रहा है तो वो आप क्लेम कर सकते हो। वो कैलकुलेशन रहता है सर, वो कैलकुलेशन कोई भी एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी एक प्रोफेशनल जो आईटीआर फाइल करता है वो आपको प्रॉपर से कर पाएगा आपको इन शॉर्ट, क्योंकि हर कंट्री के साथ अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट रहते हैं तो एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, ऐसा ही रहेगा। बट वही है कि आपका जो टैक्स है वो आपको यहाँ पे अगर है करना पड़ रहा है तो उतना आपको टैक्स जो उधर दिया हुआ है वो पूरा आपको यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, टैक्स जो टैक्सेबल अमाउंट है उससे। अब जो लिस्टेड कंपनी है, जो आप स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते हो, वो वाले इक्विटी शेयर्स की बात कर लेते हैं। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लिस्टिंग जो लिस्टेड शेयर्स अपने स्टॉक मार्केट में वो 1 साल से ज़्यादा है, 12 मंथ से ज़्यादा है तो आपके लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे, अगर 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे। अब इसमें टैक्सेशन कैसा लगेगा, 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वालों को लगेगा। अगर आपने टीसीएस के शेयर खरीदे और 12 महीने के अंदर बेच दिए तो आपको 15% उस पर टैक्स लगेगा। और ये चार्जेबल टू एसटीटी, ये भी एक अलग जुमला है अपने साथ बॉस, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, एसटीटी पे भी वो शायद थर्ड पार्ट में चर्चा करूँगा इसकी। भाई इतना मतलब आप बोलोगे कि यार अपने को दिख क्या रहा है, हम यहाँ पे तो हमारे को कम टैक्स हो रहा है बट इनडायरेक्टली कितना हमें लूटा जा रहा है वो मैं बताऊँगा तुम्हें, ठीक है ना। 15% एसटीसीजी आपको लगेगा। एलटीसीजी की बात कर लेते हैं बॉस, उसमें टैक्स क्या लगेगा आपको, वो भाई 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपने 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया हुआ है तो उसमें आपको 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे, सपोज आपने खरीदा टीसीएस के शेयर 1 लाख रुपए में और आपने बेचा है 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख का उसकी वो थी, तो आपने 2.5 लाख माइनस 1 लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बाकी का जो 50,000 है उसके ऊपर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अब आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है तो, राइट। और आपको अगर लॉस हो जाता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बॉस, और इनको सेट ऑफ भी कर सकते हैं आप। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही किया जा सकता है। और ये रीज़न है, अगर आपको सर देखो पहली बात तो आपका ट्रांजैक्शन आप ये हाइड ही मत करो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो क्योंकि कई लोग को आदत है, मत करो सर, ये आप डिस्क्लोज करो। आपको गेन हो लॉस हो दोनों डिस्क्लोज करो, क्योंकि ये अल्टीमेटली अगर नोटिस आ गया आपको 2 मिनट में ट्रैक कर लिया जाता है सर, ये पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो आप कभी पहले तो कभी टैक्स फ्रॉड करो ही मत। दूसरी बात, अगर आप ये रिपोर्ट करते हो और आपको लॉस होता है ना बॉस, तो वो लॉस कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है कहीं ना कहीं से आप 8 साल के अंदर कोई ना कोई तो गेन होगा कैपिटल का, उसके साथ आप सेट ऑफ करने में भी आपको मददगार मिलेगा। ये तो हमेशा रिपोर्ट करना चाहिए, ये बात याद रखो। बाकी ये वाला इंट्राडे के रिलेटेड है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो कंपनियों में आपने सपोज इन्वेस्ट कर दिया है कोई XYZ कंपनी में जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, तो अब होंगे भाई तुम में से 1-2 बड़े आदमी होंगे जो अनलिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अपने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो भी अनलिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, बाद में वो लिस्ट होती है, राइट। तो उसमें भाई अभी यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देखने के लिए हमने 1 साल देखा था 12 महीने का, इसमें 2 साल हो जाता है 24 महीने का। अगर 24 महीने से ज़्यादा आप अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करते हो तो आपको क्या मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस में काउंट करेंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म में काउंट होगा। टैक्स भी यहाँ पे आपको टैक्स 10% था, बट यहाँ पे आपको LTCG में 20% लगेगा विथ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होता है सर, इंडेक्सेशन एक चीज़ बताता हूँ। इंडेक्सेशन का फ़ायदा ये है,
आपका महंगाई जो बढ़ती है, समझ रहे हो, तो दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, लॉन्ग टर्म को। एक एक CII इंडेक्स है जो अपनी इनकम टैक्स के हिसाब से गवर्नमेंट देते रहती है कि ये रेट से इन्फ्लेशन हुआ। सपोज आपने 10 साल पहले 1 लाख इन्वेस्ट किया, आप ऐसा थोड़ी आज तुमने 2.5 लाख में बेचा और माइनस 1 लाख 1.5 लाख थोड़ी करोगे भाई। आपका इन्फ्लेशन तो हुआ होगा ना 10 साल में। वो 1 लाख आज के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते तो कितना होता था, उसके बाद वो 2.5 लाख में से 1 लाख को माइनस किया जाएगा। तो 1 लाख को वो जो गवर्नमेंट के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड रूल है कि इतना अपना बड़ा होगा इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल देती है आपको, इतना ये CII है। उसके हिसाब से आपका जो 1 लाख है वो आज की तारीख में हो सकता है 1,80,000 हो गया, वो कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आपको 2.5 लाख माइनस 1,80,000 करना पड़ेगा। तो आपको नेट कितना आता है वो देखो। अगर ये तरीके से किसी को नहीं करना है तो विदाउट इंडेक्सेशन को 10% मिलता है। दोनों तरीके से कैलकुलेट कर लो, जिसमें आपको कमा रहा वो वाला क्लेम कर लो, ठीक है ना। ये सिंपल याद रखना, इंडेक्सेशन की चीज़ याद रखना। अगर इस पर अगर चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, ये भी थर्ड पार्ट में मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझा दूंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सीधा नॉर्मल स्लैब रेट, जो आपको स्लैब रेट है वो भी, ठीक है ना। कोई इस चैप्टर 6 का नहीं है, सेम प्रोविजन है बाकी के, राइट। अब फॉरेन कंपनी में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो क्या आपने ये सब चीज़ें फॉलो करी है या इस गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो किया है? सबसे पहले अगर आपको बाहर देश कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करना है तो आपको RBI के फेमा के रेगुलेशंस लग जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट रहता है, तो फेमा का एक्ट लग जाएगा। तो फेमा के एक्ट के हिसाब से RBI एक LRS स्कीम रहती है सर, लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम। उसमें RBI के हिसाब से जो आप फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो वो अनलिस्टेड शेयर की तरह तो पहले तो इनकम टैक्स में ट्रीट किया जाता है। बट जो रेसिडेंट, हम इंडियंस अगर कोई फॉरेन कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है ना। अब ये महीने से स्टार्ट हो गया है और अगले साल 31 मार्च तक ये फाइनेंस, तो ये साल में आप $2.5 लाख डॉलर को आप डॉलर रेट जो रहता है RBI का उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, और जितना आता उतने रुपीस आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉरेन कंपनीज में। बट इसमें क्या है, सेम ट्रीटमेंट मिलेगा जो अनलिस्टेड में है। 24 महीने का देखेंगे हम, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म देखने के लिए, और इसमें सेम वही 20% लॉन्ग टर्म में लगेगा, शॉर्ट टर्म में स्लैब रेट के हिसाब से। इसमें कोई चेंज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट था, $2.5 लाख तक का, $2.5 लाख तक आप फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उतने हैं, अच्छी बात है। अब एक और है, अभी तक आप TDS देख रहे थे। TDS क्या होता है, कोई आपको अभी तक क्या कर रही थी, कंपनी या म्यूचुअल फंड आपको डिडक्ट कर रही थी, आपको 5,000 से ज़्यादा इनकम आई तो उसमें, राइट। पर इसमें क्या है, अगर आप 7 लाख के ऊपर TCS का प्रोविजन लग जाएगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो मतलब आपको ही आपका टैक्स काटना पड़ेगा। अगर आप 7 लाख से ज़्यादा एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में फॉरेन स्टॉक्स बाई करते हो तो 5% TCS लगेगा मेरे भाई, नहीं तो पेनाल्टी इंटरेस्ट अलग पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो 5% आपको लगेगा। वो तो सीधी सी बात, आधार कार्ड पैन कार्ड आज की तारीख में तो सबके पास है, तो 5% लगेगा, नहीं है तो 10% लगेगा। ये सब क्लेम कर सकते हो एट द टाइम ऑफ, जो आपने अभी 5% 10% आपने क्या है पे किया है 5% TCS, ये आपको ईयर एंड में जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब आपको ये वाला क्लेम वापस आप ले सकते हो आपका। इससे बस गवर्नमेंट ट्रैक कर पाती है कि को कितना बड़ा मछली किधर जा रहा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड के इनकम को कैसे टैक्स करेंगे? म्यूचुअल फंड में सर अलग अलग टाइप के स्कीम रहते हैं। एक तो प्योर इक्विटी वाला रहता है। इक्विटी वाला वही रहेगा जिस तरीके से अपना अभी हमने लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का देखा था ट्रीटमेंट, अभी जो 1 साल से कम वो देखते हैं। सेम 15% और अप टू 1 लाख और अबव 1 लाख वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो इक्विटी फंड है म्यूचुअल फंड के। बाकी अदर देन इक्विटी, अच्छा जिसमें इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसमें 65% से ज़्यादा इक्विटी है तो उसको भी सेम प्रोविज़न हो जाएगा। SIP जो करते हैं आप, SIP करो, उसका भी सेम प्रोविज़न हो जाएगा। बट अदर देन दिस डेप्ट फंड या हाइब्रिड डेप्ट फंड, उनको क्या होगा, होल्डिंग पीरियड जो देखेंगे हम 3 साल का देखेंगे।
1 साल में हम देख रहे थे लिस्टेड वालों को, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ को 2 साल, फॉरेन वालों को 2 साल देख रहे थे, बट डेप्ट के मामले में जब आ जाता है तो 3 साल का देखेंगे। 3 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म देखेंगे, 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म देखेंगे। क्लियर। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक फ़ायदा है जो इन्वेस्ट करते हैं, वो ELS स्कीम के तर्क ATC में 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें 1.5 लाख को एक्स्ट्रा आपकी टैक्स की बचत हो जाती है। बट अब म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में बॉस मैं अभी बोलूँगा, जब भी इन्वेस्ट करो जब मार्केट में 20-25% की गिरावट आए तब इन्वेस्ट करा करो। तब तक खुद से ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, उसमें आप ज़्यादा कमा लोगे रेदर देन म्यूचुअल फंड। बट जब एक अच्छा खासा करेक्शन आता है तो आपको म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम्स में डाल दो और ATC का भी क्लेम ले लो, राइट। इतना ही था सर आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, और कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, वो कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मैं आने वाले जो 3 पार्ट या 4 पार्ट है उनमें मैं ये सब चीज़ें कवर कर पाऊँ। और आपको क्या है, टैक्स की क्लैरिटी रहे भाई। जितने आपको क्लैरिटी रहेगी उतना बेहतरीन आप तरीके से टैक्सेशन के रिलेटेड काम कर पाओगे। ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।